नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टैक्सेशन रिफॉर्म किया है और एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये प्लेटफॉर्म जो है वो टैक्स संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसको सुलझाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहले तो ये समझेंगे कि जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया इसमें क्या 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 बातें कही गई हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि इस टैक्सेशन का ओरिजिन क्या रहा, इतिहास क्या रहा है। साथ में जो टैक्सेशन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आपको ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग ऑनेस्ट इस नाम का प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। अब ये लॉन्च क्यों किया गया? देखिए, ये कहा जाता था कि जब भी कोई व्यक्ति अपना टैक्स पे करता है, मतलब इनकम टैक्स पे करता है, तो उसकी सारी डिटेल जो पहुंच जाती है टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब एक डिटेल्स पहुंचती है तो कई बार देखा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो इस डिटेल का मिसयूज़ करते हैं और जो टैक्स पेयर होता है उसका शोषण करते हैं, यानी उससे पैसे की मांग करते हैं और इस तरह का उसे दिक्कत प्रॉब्लम करते हैं। अब जब ये सब चीज़ें होती हैं, जब उसका शोषण होता है, तो जो टैक्स पेयर होता है, जो ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहा होता है, वो डिमोटिवेट होता है और वो अपनी रियल इनकम बताता नहीं है, रियल इनकम छुपा के रखता है और कम टैक्स पे करता है। जब कम टैक्स पे करेगा तो सरकार को नुकसान होता है, सरकार के पास रेवेन्यू कम आएगा और जब सरकार के पास रेवेन्यू कम आएगा तो सरकार जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो पैसा खर्चा करती है, जैसे कि सड़क बनाती है, पुल बनाती है या राफेल जैसे जहाज़ खरीदती है, तो वो नहीं खरीद पाएगी क्योंकि सरकार के पास पैसा कम होगा। तो इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए लोग ईमानदारी से अपने टैक्स पे कर सकें, उनको दिक्कत ना हो सके, इसलिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तीन चीज़ें इसमें हैं, जो तीन हिस्से हैं इसके अंदर। पहला हिस्सा है फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। ठीक है, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। इसमें से जो फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर है ये तो लॉन्च हो चुका है, बट जो फेसलेस अपील है वो 25 सितंबर को लॉन्च होगी जब दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स आ रहा है फेसलेस अपील या फेसलेस असेसमेंट, देखिए इसमें क्या है कि अभी अमूमन क्या होता है कि जो व्यक्ति टैक्स पे करता है उसको डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है और उसका जो इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से वो फेस टू फेस हो जाता है। ये रिसर्च में आया है कि जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो संभावना बनती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो करप्शन कर सकता है या कुछ ऐसे घूस की डिमांड कर सकता है। तो जितना इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उतना ये करप्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको कम करने के लिए एक फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है उससे कम किया जाए। अब सीधे जो टैक्स पेयर होगा वो अभी जो भी बात होगी, जो भी समस्या होगी या जो भी डिटेल्स होगी वो कंप्यूटर के माध्यम से भरेगा और उसका डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उसको फेस टू फेस वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि संभावना बनती है कि करप्शन कम होगा। ठीक है, इसी को फेसलेस अपील, फेसलेस असेसमेंट बोला गया है। और जो ये आपका जो टैक्स पेयर चार्टर है इसमें एक टाइम बाउंड मैनर में उसकी समस्या को समाधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी प्रॉब्लम बोली और वो आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की जाएंगी। अच्छा, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट और डिस्कशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट ये सब स्टार्ट मिलेगा आपको। और बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसमें आपका बेसिक बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे और आपका प्री और मेंस का लगभग 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो और बस जो एनसीईआरटी में नहीं है बस वही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बाकी सब आपका कवर हो जाएगा। और इसके लिए आपको 8317040152 पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्सेशन की इतिहास की। देखिए इसमें तो लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए, टैक्सेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टैक्सेशन है क्यों। दोस्तों, आज से लगभग 3500 साल पहले जब वैदिक पीरियड आया था, ठीक है, जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो खत्म हो गया उसके बाद आया वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो टैक्स को जो हमारे शास्त्रों में बोला गया है उसे बोला गया बलि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो बलि होती थी अमूमन वॉलंटरी बेसिस पे होती थी, मतलब कि ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं था कि आपको इतनी बलि देनी है। बलि का मतलब आज के ज़माने में टैक्सेशन होता है। ठीक है, तो लोग आते थे, जितना उनको होता था, जितनी इच्छा होती थी बलि दे देते। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम थोड़ा सा और मजबूत होता गया, जैसे जैसे राजा जो है वो मजबूत होता चला गया, वैसे वैसे जो टैक्सेशन सिस्टम है वो वॉलंटरी बेसिस से निकल कर आगे आपको देना ही पड़ेगा, आपको परमानेंट सिस्टम आ गया। मतलब उस समय जब राजा थोड़ा और मजबूत हुआ और जब इसने टैक्सेशन बलि सिस्टम को परमानेंट कर दिया, मतलब अब हर व्यक्ति को बलि देनी है यानी टैक्स पे करना ही है, तो राजा
के पास रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू किया, और जब रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा शुरू होना किया तो राजा ने अपनी जो परमानेंट सेना बनाई। हमारा पहले क्या था, अस्थायी सेना थी, टेम्परेरी सेना हुआ करती थी, लोग किसान थे या दूसरा काम करते थे और जब युद्ध के समय लड़ने आ जाते थे। लेकिन जब टैक्स पे होने लगा, जब टैक्स से रेवेन्यू इकट्ठा होने लगा, तो राजा के पास इतना संसाधन हो गए, रिसोर्सेस हो गए कि उसने परमानेंट सेना बनाई। और जब परमानेंट सेना बनी तो जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वो बड़े बड़े राज्य बनने लगे, साम्राज्य बनने लगे। ठीक है, गौतम बुद्ध के टाइम पे जब तक वो पैदा हुए, जब उस टाइम तक धीरे धीरे जो कबीले, छोटे कबीला हुआ करते थे, जो वैदिक काल में छोटे कबीला हुआ करते थे, वो थोड़े से बड़े साइज में होने लगे, क्योंकि अब परमानेंट आर्मी थी, अब परमानेंट टैक्स रेवेन्यू आ रहा था, पैसा आ रहा था। तो टैक्सेशन ने हमारे सिविलाइजेशन को एक नया एक रूप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, अच्छा आज के सिस्टम में भी देखते हैं तो दो तरह के टैक्स होंगे, अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। जब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं तो वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए जो भी सरकार के पास पैसा आता है उसमें डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल होता है। अगर रेवेन्यू सरकार के पास नहीं आएगा तो सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। कोई भी देश या सरकार तभी इंपॉर्टेंट है या इतनी इंपॉर्टेंट है जितना उसके पास रेवेन्यू है, जितना उसके पास पैसा है। ये बात इतिहास में भी थी, आज से 3,000 साल पहले भी थी। जिस राजा के पास ज़्यादा पैसा था वो इतना पावरफुल होता था, और आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है या उतनी ही सही है कि जितना जिसके पास रेवेन्यू होगा उतना ही सरकार इंपॉर्टेंट होगी, इतना ही पावरफुल होगी। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि हमने कहा कि सरकार ने इस रेवेन्यू सिस्टम को, इस टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा सा रिफॉर्म करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है वो बेचारा डिमोटिवेट हो जाए और जिससे सरकार को नुकसान हो जाए, ये सब चीज़ें ना हो, तो सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है इस चीज़ों को। इससे पहले सरकार ने कुछ और टैक्स रिफॉर्म किए थे, जिसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया गया था। ठीक है, और तो लगातार सरकार टैक्स रिफॉर्म करे जा रही है, जिससे कि सरकार जो सिस्टम बना रही है टैक्सेशन का वो सही हो और लोग घबराएं नहीं टैक्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स से घबरा जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में इनकम टैक्स पे करने वाले लोग बहुत कम हैं। अभी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कितने लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो अब वो बहुत कम लोग होने से भी इसके अपने नुकसान होते हैं, जो समझने की कोशिश करेंगे। भाई सरकार ने एक चीज़ और एक कहा डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 पारित किया था, जिसमें जो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं टैक्स संबंधी उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई थी कि एक सही तरीके से, जल्दी तरीके से, एक टाइम बाउंड तरीके से जो टैक्सेशन संबंधी विवाद होते हैं वो सॉल्व कर दिए जाए। जिसमें कहा था कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। अगर पीसीएस प्री में भी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये विवाद से विश्वास एक्ट क्या चीज़ है, तो ये टैक्सेशन का है कि जो डिस्प्यूट रिफॉर्म कर सकते हैं, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने आपसे कहा कि टैक्सेशन जो है वो हमारे देश में दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जिसमें डायरेक्ट टैक्स जो पे करते हैं, अब डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इसमें बल्कि दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले समझते हैं कि टैक्सेशन कौन से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट हो गया इसमें, ऑटोरियो टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। इसमें सर्विस टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया ये टैक्सेशन जो होता है किसको टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और किसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर किसी पे टैक्स लगता है, किसी व्यक्ति पे टैक्स लगे और वही पे करे तो होता है डायरेक्ट टैक्स। यानी कि किसी व्यक्ति पे टैक्स, सरकार ने टैक्स लगाया और बंदा वही जाके पे कर रहा है तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम है, जैसे आपने इनकम जनरेट की, ठीक है, और सरकार ने आप पे लगाया इनकम टैक्स और फिर आपको ही पे करना पड़ रहा है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अच्छा अब इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि सरकार जो टैक्स है वो किसी और पे लगाए और पे कोई और कर रहा है। सरकार जो टैक्स है वो लगाए किसी और पे और पे कोई और कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने बाजार से कोई सामान खरीदा, ठीक है, अब उसमें सर्विस टैक्स था 5%। अब सरकार ने जो मैन्युफैक्चरर था उस पर 5% टैक्स लगाया, बट पे कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। क्योंकि आप जब सामान खरीदते हो तो उसमें देखो एमआरपी लिखा होता है, तो उसमें होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस में वो सर्विस टैक्स जो 5% है वो भी है, तो लगा है उस मैन्युफैक्चरर पे, पर पे कौन कर रहा है, वो आप पे कर रहे हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। कभी अगर क्वेश्चन आए और आप समझ में ना आ रहा हो आपको कि ये डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस पे लगे और वही पे करे तो डायरेक्ट टैक्स, और जिस पे लगे और कोई और टैक्स पे करे तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदुस्तान में डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह बहुत कम लोग पे करते हैं, लगभग 2-2.5 करोड़ लोग ही हैं जो टैक्स पे करते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सभी लोग पे करते हैं। अगर आप एक माचिस भी खरीद रहे हो, एक कोई टॉफ़ी भी खरीद रहे हो, तो उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो हिंदुस्तान में सभी लोग टैक्स पे करते हैं। लोग कुछ कहते हैं ना कि भाई टैक्स पे नहीं करते हो, नहीं, सभी लोग। अगर आप एक चीज़ भी खरीद रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, तो सभी लोगों को टैक्स पे करना होता है इसके अंदर।
और कई बार यूपीपीसीएस में एग्जाम में इस तरह के सवाल डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर सवाल आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है इसके अंदर, ठीक है। बाद में क्वेश्चन भी करेंगे। अब जैसे होता क्या है दोस्तों कि जैसे बिजनेस टुडे .in ने इसमें एक सर्वे निकाला कि भाई इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स लोग पे करते हैं वो बहुत कम है, लगभग 2-2.5 करोड़ ही लोग हैं। अब ये डेटा ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग नए आ जाते हैं, तो अलग होता है। लेकिन अगर यूरोप में हम देखते हैं तो यूरोप में देखेंगे कि वहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं वो ज़्यादा लोग करते हैं, काफ़ी लोग टैक्स पे करते हैं और साथ में जो टैक्स की दर भी है वो ज़्यादा है। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में लगभग 40 to 50% जो उनकी इनकम होती है वो टैक्स में चली जाती है, लेकिन इसके बिहाफ में जो उनको मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलती है, वहाँ पर फ्री हेल्थ सिस्टम मिलता है आपको, ठीक है। तो सिर्फ आपको आप जो टैक्स पे कर रहे हो सरकार उससे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न करती है। हिंदुस्तान में फ्री एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे फ्री हेल्थ सिस्टम नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट टैक्स नहीं है, हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, तो सरकार के पास इतना रेवेन्यू होता नहीं है। अब सरकार ये भी कोशिश करने की सोच रही है कि जो लोग टैक्स पे ज़्यादा करते हैं, जो लोग टैक्स ज़्यादा देते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटी दी भी जाए। खासकर जैसे अमेरिका में और यूरोप में होता है कि जो लोग लगातार टैक्स पे करते हैं, जो हर परिस्थिति में टैक्स पे करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कोरोना आ गया, अब कोरोना के टाइम पर कुछ लोग टैक्स पे नहीं करते, लेकिन अगर कुछ लोग टैक्स पे कर रहे हैं इतने मुश्किल वक्त में, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, थोड़ा सा और उनको मोटिवेट किया जाए, थोड़ा सा उनके लिए और एक्स्ट्रा चीज़ की जाए उनकी, जिससे कि वो खुश हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ कोई बुरी नहीं है कि आप बुरे वक्त में सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो सही है वो, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। तो ये एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दिया कि जहाँ पर डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर सरकारें फैसिलिटी ज़्यादा देती भी हैं, लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कम होते हैं वहाँ फैसिलिटी कम होती है। हिंदुस्तान में बहुत कम टैक्स पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ये तो पढ़ ही लिया मैं, टैक्स डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ ही लिया, ठीक है। अच्छा, अब चलिए खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जैसे कि थोड़ा अंग्रेजी में है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। टैक्स के ऊपर एक डेफिनेशन है, इसमें तो बताना है कि कौन सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिफाइंस टैक्स एज अ मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो टैक्स है वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यानी वितरण करने के लिए एक टूल है, ठीक है। क्या सही है? दूसरा है, द यूजुअल मीनिंग ऑफ टैक्स people think is that a tax is imposed by the government to fulfill its important obligation on the expenditure front। यानी कि जो सरकार, जो आम लोग समझते हैं टैक्स के बारे में, वो सोचते हैं कि टैक्स की ये जो टैक्स सिस्टम है वो सरकार द्वारा लगाया जाता है जिससे कि सरकार अपनी जो खर्चे हैं वो पूरी कर सके। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं? तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो सरकार टैक्स लगाती है आपके ऊपर और जो रेवेन्यू आता है सरकार उससे सारे खर्चे निकालती है, इसमें सैलरी भी होती है, इसमें से कोई जहाज़ खरीदना भी हो गया, कोई कंपनी लगाना भी हो गया, तो सब सरकार आपके टैक्स के पैसे से ही करती है, ठीक है। दूसरा जो है, जो खासकर गरीब कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स जो है वो टूल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये ऐसा टूल है जिसमें कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो डिवाइड है उसको कम किया जा सके। भाई गरीबों को टैक्स लगता नहीं है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन अमीरों को टैक्स लगता है, तो टैक्स लगने के कारण उनकी थोड़ी जो इनकम है कम होगी, ठीक है। और गरीब जो पैसा आएगा और सरकार उसको गरीब आदमी को पैसा थोड़ा हेल्प करेगी किसी न किसी माध्यम से, जैसे कि उसको मिड डे मील दे दिया, उसको राशन दे दिया, उससे थोड़ा सा उसकी सुधार होगी, तो जो गैप है पुअर और रिच में ये कम होगा। तो टैक्सेशन जो है वो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का टूल भी है, साथ में गवर्नमेंट अपने खर्चे भी इसी चीज़ से निकालती है। ये डेफिनेशन टैक्स की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ टैक्स। अब टाइप ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं, इसमें अभी बात की इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, द टैक्स विच हैज़ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट बोथ एट द सेम पॉइंट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। कहता है कि जिस पे लगे और जो दे वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या सही है? नहीं दोस्तों, गलत है। मैं जैसे कहा कि जिस पे लगे और जो दे उसका वो है डायरेक्ट टैक्स, और जिस पे लगे और कोई और दे वो है इनडायरेक्ट टैक्स। बस यही मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही 4 स्टेटमेंट इसके। दूसरा पढ़ लेते हैं, द टैक्स विच हैज़ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट एट अ डिफरेंट पॉइंट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल, जिस पे लगे और किसी और कोई और दे तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। सी क्या है, सेल्स टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इज डायरेक्टली इम्पोज ऑन द कंज्यूमर। तो सेल्स टैक्स जो है दोस्तों, क्या वो डायरेक्ट टैक्स है? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उस पर लग रहा है और पे कौन कर रहा है? आप पे कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये। तो चौथा है, इंटरेस्ट टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच इनडायरेक्टली अफेक्ट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल।
ये कह रहा है क्या इंटरेस्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दोस्तों, जो इंटरेस्ट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आपने मान लीजिए शेयर्स लिए और शेयर्स में पैसा कमाया, जो इंटरेस्ट कमाया, तो उस पर आप ही को टैक्स पे करना है, यानी कि आप पे लगेगा और आप ही को पे करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में कई कई चीज़ें मैंने बताई हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और आपको सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दे रखा है, आप अपनी समस्या का समाधान के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली आपसे बात करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।